हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मज़े से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है डेवलपमेंट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इजी चैप्टर है, आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो इस चैप्टर में जो जो कंसेप्ट हम जो पॉइंट अच्छे से पढ़ेंगे वो हैं, सबसे पहले गोल्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के गोल्स ऑफ डेवलपमेंट यानी डेवलपमेंट के क्या क्या गोल्स हैं। फिर हम पढ़ेंगे इनकम एंड अदर गोल्स, इनकम के अलावा और गोल्स कौन से हैं। फिर हम पढ़ेंगे नेशनल डेवलपमेंट। फिर हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, यानी अलग अलग कंट्रीज़ में डेवलपमेंट और अलग अलग स्टेट में जो डेवलपमेंट की स्टेटस है वो क्या है। फिर पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, BMI, HDR, इनको हम डीपली पढ़ेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये जो पॉइंट हैं इनके ऊपर पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो बेस्ड है। तो आइए शुरू करें। तो डेवलपमेंट यानी विकास क्या है, इसको हमें डिफाइन या इसकी डेफिनेशन समझनी ज़रूरी है। द प्रोसेस इन विच समथिंग ग्रोज बिकम मोर मैच्योर एंड एडवांस, यानी एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी चीज़ बढ़ती है, वृद्धि होती है उसमें, और वो परिपक्व होती है और एडवांस होती है। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है डेवलपमेंट, यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी प्रोडक्ट बढ़ता है या वृद्धि होती है उसमें, और वो एडवांस का मतलब अप टू डेट, यानी समय के हिसाब से उसमें एडवांसमेंट आती है। तो ये कहलाता है डेवलपमेंट। तो हम मेनली ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो डेवलपमेंट में मेजर जो रोल है वो ह्यूमन का ही है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट है। तो हमें ह्यूमन डेवलपमेंट के जो डेफिनेशन है या ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कॉन्टेस्ट है उसको भी अच्छे से समझना पड़ेगा। डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इन सच ए वे, यानी इस प्रकार से किसी एक व्यक्तिगत का विकास, यानी एक व्यक्ति, इंडिविजुअल का मतलब एक पर्सन, दैट ही कुड लिव ए हैप्पी लाइफ, यानी इस तरीके से उसका विकास होना कि वो अपनी जो लाइफ है वो हैप्पीली स्पेंड कर सके एंड फुलफिल ऑल द फिजिकल या मैटेरियलिस्टिक्स डिज़ायर, यानी जो भी फिजिकल डिज़ायर्स आपकी हैं, मैटेरियलिस्टिक्स डिज़ायर जो भी हैं, इनमें क्या आएगा कि आपके पास एक अच्छा होम हो, घर हो, आपके पास कोई कार यानी गाड़ी हो आपके पास जो भी खाने पीने की जो सारी चीज़ें हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो कम फुलफ़िल हो। इसके अलावा जो भी घर में जो भी चीज़ें आपको चाहिए, जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो कहलाती हैं फिजिकल या मैटेरियलिस्टिक्स। ठीक है, गाड़ी जितनी भी हाई ब्रांडेड हैं वो लगा लें। एक आम आदमी है वो ये सोचेगा कि मेरे पास साइकिल हो जाए या मेरे घर का जो भी छोटा मोटा जो काम है वो कंप्लीट हो जाए, उसकी ये डिज़ायर रहेगी। एक मीडियम क्लास का जो परिवार है उसकी रहेगी कि हमारे घर में कोई भी कला है, या हमारा जो फार्मिंग का काम है, एग्रीकल्चर का काम है, उसके लिए हमें जो इक्विपमेंट चाहिए, उसके लिए जो मशीनरी चाहिए वो हमारे पास हो जाएं, उसकी ये डिज़ायर होती है। एक हाई क्लास जो फैमिली है, हाई क्लास जो परिवार है, उसकी डिज़ायर होती है कि उनका जो बिजनेस है वो वाइड सेपरेट हो, उनकी जितनी भी ज़्यादा जो डिज़ायर्स हैं फिजिकल वो सारी की सारी पूरी हो जाएं। एसी है, कूलर है, या फिर आजकल अलग अलग तरह से जो सोलर पैनल जो सिस्टम चला हुआ वो है। तो घर में साफ़ सफाई है, इतनी ज़्यादा जो फैसिलिटीज़ एक घर में होनी चाहिए वो सारी उनको मिले। तो इस तरह से हर आदमी की अपनी एक डिज़ायर है वो अलग अलग होती है। तो एक आदमी जिसकी जो इच्छाएं हैं फिजिकल या मैटेरियलिस्टिक, वो जब कंप्लीट हो जाएं और वो एक हैप्पी लाइफ स्पेंड करने लग जाए, तो इसका मतलब उसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो वर्ल्ड बैंक और ये UNDP है, ये इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं। ये क्या मानती हैं कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है। तो वर्ल्ड बैंक कंसीडर ओनली पर कैपिटा इनकम एज द इंडिकेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, यानी वर्ल्ड बैंक की ये मान्यता है कि पर कैपिटा इनकम यानी हर एक
आदमी जो किसी कंट्री में रह रहा है उसकी एवरेज इनकम कितनी है, उस इनकम के हिसाब से जितनी ज़्यादा उसकी इनकम होगी उतना ही ज़्यादा जो डेवलप्ड है वो रिलेटेड कंट्री वो होगा। अब एवरेज इनकम हम निकालेंगे कैसे, पीसीआई हम निकालेंगे कैसे, ये मैंने लिख रखा है। टोटल इनकम ऑफ द कंट्री या स्टेट वो आप निकालेंगे, यदि किसी स्टेट की निकालनी है तो स्टेट, कंट्री निकालनी है तो कंट्री, डिवाइड कर देंगे उसको टोटल पॉपुलेशन से। इसको हम इजी समझेंगे, मान लो आपकी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं तो टोटल पॉपुलेशन या टोटल मेंबर्स कितने हुए आपके 5, और घर में आपके कमाने वाला एक है या 2 हैं, आपके मम्मी पापा या आपके पापा जी एक हैं, उनकी सैलरी है मान लो 50,000 सैलरी है, तो 5 जो मेंबर्स हैं वो उनकी एवरेज निकालेंगे तो 10,000 जो सैलरी है वो एवरेज एक मेंबर के हिस्से में आती है। उसी तरह पूरे कंट्री की एवरेज इनकम निकालने के लिए पूरे कंट्री की जो इनकम है वो डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो वर्ल्ड बैंक की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, 1944 में एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वर्ल्ड बैंक की, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। जो आपका बैंक काम करता है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है या जो आपका नियर बाई बैंक जो आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करता है या जो फैसिलिटीज़ आपको चाहिए वो प्रोवाइड करता है, तो वर्ल्ड में जो है जो भी कंट्रीज़ हैं जो वर्ल्ड बैंक की मेंबरशिप लिए हुए हैं उनको लोन देने का काम है या उनको जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए वो देने का काम है वो वर्ल्ड बैंक का है। जैसे आपका जिस बैंक अकाउंट से मतलब जिस बैंक से आप कनेक्टेड हैं वो बैंक आपको जो फैसिलिटीज़ जो भी आपको प्रॉफिट या जो लोन प्रोवाइड करता है वो सारा का सारा काम वर्ल्ड बैंक अलग अलग कंट्रीज़ के लिए करता है। तो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएसए में, ये आप याद रखेंगे। और ये ज़रूर याद रखेंगे कि डेवलपमेंट इसके अकॉर्डिंग क्या है, पर कैपिटा इनकम, यानी हर एक आदमी की जो इनकम है वो जितनी ज़्यादा होगी उतना ही कोई कंट्री वेल डेवलप्ड होगा। फिर यूएनडीपी क्या कहता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी एक एजेंसी है। तो ये क्या कहती है कि एजुकेशन, हेल्थ स्टेटस और पीसीआई, अकेला पीसीआई से काम नहीं चलेगा किसी कंट्री में। उस कंट्री में रहने वाले जो भी सिटीजन्स हैं, जो पॉपुलेशन है वो कितनी एजुकेटेड है ये भी मायने रखता है। उस कंट्री की हेल्थ फैसिलिटीज़ कितनी अच्छी हैं वो भी मायने रखता है, और पीसीआई पर कैपिटा इनकम भी, ये तीनों चीज़ें मायने रखती हैं। तो ये तीनों चीज़ जहाँ पर बेटर होंगी, जहाँ पर अच्छी होंगी, वही जो कंट्री है वो वेल डेवलप्ड होगा। एक वर्ड आप टर्म याद रखेंगे, एचडीआर, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो ये भी इम्पोर्टेंट टर्म है, एचडीआर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये क्या मानती है कि डेवलपमेंट कब होगा, जब किसी कंट्री की एजुकेशन सिस्टम वेल डेवलप्ड होगा, अच्छा होगा, हेल्थ फैसिलिटीज़ ज़्यादा होंगी, पीसीआई ज़्यादा होगी, तो वो कंट्री डेवलप्ड होगा। 1965 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी यूएनडीपी की, और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में, ये आप याद रखेंगे। अब हम कंपैरिजन करें अलग अलग कंट्रीज़ की, तो श्रीलंका वेल डेवलप्ड है इंडिया से, पर कैपिटा इनकम की बात करें उसके हिसाब से, या फैसिलिटीज़ की बात करें उनके हिसाब से, या एवरेज इनकम की बात करें उसके हिसाब से, इंडिया बेटर है पाकिस्तान से पर कैपिटा इनकम में, लिटरेसी रेट में या लाइफ एक्सपेक्टेंसी में। तो अब हमारे जो नियर बाई कंट्रीज़ हैं श्रीलंका और पाकिस्तान, इन्हीं का और हमारे कंट्री का कंपैरिजन करें तो श्रीलंका वेल डेवलप्ड है इंडिया से, बेटर फैसिलिटीज़ हैं, बेटर हेल्थ स्टेटस है वहाँ का, एजुकेशन, और पाकिस्तान के कंपैरिजन में इंडिया में ये चीज़ बेटर है। पर कैपिटा इनकम तो आप समझ ही गए होंगे, हर व्यक्ति की एवरेज इनकम कितनी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में ये होता है कि ऑन एन एवरेज एक इंसान किसी भी कंट्री में कितने साल तक जीवित रहता है। जैसे मान लो पहले 100 ईयर्स होती थी एवरेज, कि भाई 100 साल तक एक इंसान जीवित रहता है, फिर 80 पे, अब अप्रोक्सीमेटली 65 से 70 के बीच जो एवरेज इनकम है वो है। लिटरेसी रेट, यानी जो स्टूडेंट हैं, स्कूल लाइफ जो है, उस स्कूल लाइफ में या उस एज के हिसाब से कितने परसेंट जो स्टूडेंट्स हैं या कितनी एजुकेशन उस परसेंटेज के हिसाब से वहाँ
के जो स्टूडेंट्स हैं वो ले रहे हैं। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं किसी भी कंट्री के लिए। एक वर्ड आएगा जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये डेवलपमेंट के ही मेन ऑर्गन्स हैं, मेन पार्ट्स हैं, इनको हमें पढ़ना पड़ेगा। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, यानी करेंसी वैल्यू या मनी वैल्यू आप इसको कह सकते हो, यानी मूल्य, पैसों में मूल्य, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री। यानी एक कंट्री में जितनी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, एग्रीकल्चर है, कंपनीज हैं, वट एवर जो भी प्रोसेस है, जहाँ से भी अर्निंग हो रही है, टोटल इनकम किसी भी कंट्री की, वो कहलाती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हमने जीडीपी पढ़ लिया। तो एक होता है जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, वो भी पढ़ेंगे। जीडीपी आप याद रखेंगे, जीडीपी में सारा का सारा जो मनी वैल्यू है गुड्स का या सर्विसेज का वो होता है। उसमें इंडिया कंट्री में जो रह रहे हैं विदेशों में, वो जो कमाई है उसको काउंट किया जाता है, और वो जो फॉरेनर्स इंडिया में रह के अर्निंग कर रहे हैं उसको रिड्यूस कर दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, यानी ये पर कैपिटा इनकम की हम बात करेंगे, कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम 4,50,000, ये जो यहाँ पर भी हैं 53,000, 2004 के अकॉर्डिंग वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि वो रिच कंट्रीज हैं। यानी ऑन एन एवरेज, ये पर एनम है, ये आप याद रखेंगे, एक साल की है ये 4,53,000, जिसकी पर एनम एवरेज इनकम किसी भी कंट्री की है तो वो रिच कंट्री है। और लेस देन 37,000 हैं, यानी एनएम के हिसाब से, एक साल के हिसाब से हम बात करें तो जिन कंट्रीज़ की एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम 37 से बिलो है वो लो इनकम वाले कंट्रीज़ हैं। तो इंडिया की हम बात करें 2004 में 28,000 थी, 2000 में 16,500 थी। तो 37 होनी चाहिए, वो लो इनकम वाले में है, तो हमारी तो 28 थी 2004 में, तो हम लो इनकम वाली कैटेगरी में शामिल हैं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। 2000 में हमारी पर कैपिटा इनकम थी 16,500, और जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद 1950 से 1951 के बीच 255 रुपीज़ ओनली पर कैपिटा इनकम, और एट प्रेजेंट 2018 से 2019 में 10,534 रुपीज़ पर मंथ ऑन एन एवरेज इनकम है। तो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से वर्ल्ड बैंक ने जो रेशियो जारी किए हैं वो इंडिया के हमने और भी डीपली पढ़ लिए कि 2004 के अकॉर्डिंग ये इतनी 4,53,000 जिसकी भी है पर एनम एवरेज इनकम, वो रिच कंट्रीज़ हैं। 37,000 जिसकी है वो लो इनकम वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक 2004 में इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम थी वो 28,000 थी, 2000 में 16,500 थी, और 1950 से 1951 में 255 थी, और 2018-19 में पर मंथ के हिसाब से यदि हम काउंट करें तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम है 10,534 रुपीज़। तो ये हमने पर कैपिटा इनकम वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग पढ़ा। तो हमने पीछे श्रीलंका, पाकिस्तान और इंडिया कंट्री का कंपैरिजन किया, तो अब हम कंपैरिजन करेंगे पंजाब एंड केरला का स्टेट के हिसाब से। तो पीसीआई पर कैपिटा जो इनकम है वो पंजाब की बेटर है, यानी एक एवरेज इनकम यदि हम निकालें तो पंजाब की केरला से बहुत ज़्यादा है। लेकिन आईएमआर होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी शिशु मृत्यु दर। आईएमआर का मतलब ये होता है बेटा कि एक साल की एज कंप्लीट करने से पहले पर 1000 जो बेबी बोर्न होते हैं उनमें से डेथ कितनों की हो जाती है। ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है आईएमआर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। तो पंजाब की जो पर कैपिटा इनकम है केरला से ज़्यादा है, लेकिन 49 जो इन्फेंट्स हैं, बेबीज़ हैं, वो मर जाते हैं एक साल से पहले ही पर 1000 के हिसाब से पंजाब में। लेकिन यही बात यदि केरला की करें तो केवल 11 इन्फेंट्स या 11 बेबीज़ की डेथ होती है पर 1000 1 ईयर कंप्लीट होने से पहले जितने बच्चे मरते हैं पंजाब में है 49, केरला में है ओनली 11। और ये बिहार बेटा इन दोनों में
लोअर पोजीशन पे है, ये सबसे लोएस्ट है पर कैपिटा इनकम में। इसकी भी बात करें, बिहार में जो मोर्टेलिटी रेट है वो 50+ है, IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये 50+ है। NAR होता है नेट अटेंडेंस रेशियो, इसको आप याद रखेंगे, नेट अटेंडेंस रेशियो। ये बिहार में सबसे कम है, केरला में सबसे ज़्यादा है। नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब है कि एक डेफिनेट टाइम पीरियड के हिसाब से, एज के हिसाब से स्कूल में दाखिल हुए बच्चे, यानी उनका जो एडमिशन है, उनकी जो अटेंडेंस है, नेट अटेंडेंस रेशियो एक एज के हिसाब से। मान लो प्राइमरी स्कूल है तो क्लास 5 तक कितने स्टूडेंट्स वहाँ एडमिट हुए, तो ये होता है NAR नेट अटेंडेंस रेशियो। अब हम बात करें पब्लिक फैसिलिटीज़ की, तो PDS है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या रेशनिंग सिस्टम हम इनको कह सकते हैं। सस्ते राशन की दुकान जो हर गांव में है, जिनमें कम दामों के ऊपर गरीब लोगों को गेहूं, चावल, दाल या और बेसिक जो नीड्स की जो चीज़ें हैं, हाउस होल्ड जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो मिलते हैं। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ में इनको जो PDS सिस्टम है उससे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस है वो इम्प्रूव हुआ है काफ़ी सारे स्टेट्स में। तो PDS ये आप याद रखेंगे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये इम्प्रूविंग है, यानी इम्प्रूव कर रहा है हेल्थ और न्यूट्रिशन स्टेटस लोगों का कई स्टेट्स में। तो ये इम्प्रूव करेगा तो BMI होता है बॉडी मास इंडेक्स, ये आप याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आपकी हाइट के हिसाब से, आपके वेट के हिसाब से क्या आप अंडर न्यूट्रिशंस हैं या वेल न्यूट्रिशंस हैं या ओवर न्यूट्रिशंस हैं, जिसको आप कहते हैं ना कमज़ोर है या फिर ये सही है, ये ज़्यादा मोटा है, वो डिफाइन करता है BMI बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स में आप याद रखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है वेट, आपका जितना भी वेट है वो kg में काउंट होगा, जितना भी आपका वेट है, और डिवाइड बाय आपकी हाइट। हाइट आपकी काउंट होगी मीटर में, वेट काउंट होगा किलो में, kg में, हाइट काउंट होगी आपकी मीटर में। तो उससे निकल के आता है जो भी स्टैटिक्स आपके निकल के आए आंकड़े, उसके हिसाब से आप अपने आप को मेजर कर सकते हैं कि मैं अंडर न्यूट्रिशन हूँ या वेल न्यूट्रिशन हूँ या ओवर न्यूट्रिशन हूँ। फिर हम बात करें HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी एक इंडेक्स है जो ह्यूमन डेवलपमेंट को शो करता है। यूज इज द कम्बिनेशन ऑफ डेवलपमेंट फैक्टर्स सच एज हेल्थ, एजुकेशन, इनकम और अदर जो फैसिलिटीज़ हैं उनके हिसाब से। यानी HDI क्या क्या इंक्लूड करता है, हेल्थ फैसिलिटीज़ इंक्लूड करता है, एजुकेशन सिस्टम इंक्लूड करता है, पर कैपिटा इनकम या इनकम फॉर कंपैरिजन ये इंक्लूड करता है। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये डिनोट करता है कि कोई भी जो डेवलपमेंट है किसी भी कंट्री या स्टेट का, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। और लास्ट में है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम इस डेवलपमेंट को कैसे वेल मैनेज कर सकते हैं, अपने अपकमिंग जनरेशन के लिए हम क्या चीज़ें जो है वो उनको अच्छे से वेल प्रोवाइड करवा सकते हैं, या क्या हम आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने हिसाब से उनको एक नेचुरल गिफ्ट है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होगा, साइंटिफिक एंड प्रॉपर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका साइंटिफिक और प्रॉपर तरीके से यदि हम यूज़ करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। सेकंड है प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना फॉर ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन, यानी मानव के हिसाब से जो वो ओवर यूज कर रहा है फ्लोरा एंड फौना को, यानी पशुओं और पेड़ पौधों को जो नुकसान पहुंचा रहा है उस नुकसान से बचाएंगे, प्रोटेक्शन करेंगे उसकी, फ्लोरा और फौना की, यानी पशुओं की और पौधों की ह्यूमन एक्टिविटीज़ से। फिर है नो इंक्रीज ऑफ पॉल्यूशन और इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, हम कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ ना करें जिससे पॉल्यूशन ज़्यादा हो या इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो, ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक फ़ीचर है, या ये चीज़ें हमें नेसेसरी करनी पड़ेंगी। फिर मोरल यूज ऑफ इवन ऑफ अनएग्जिस्टिस रिसोर्सेज, अनएग्जिस्टेबल जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, जो कभी ख़त्म ना होने वाले, जैसे सन है, मून है, या एयर है, सोयल है, ये अनएग्जिस्टेबल जो रिसोर्सेज हैं बेटा वो हैं, लेकिन फिर भी हमें उनका नैतिकता से अच्छी तरह से यूज करना चाहिए।
फिर है मेंटेनिंग फर्टिलिटी ऑफ कल्टीवेटेड लैंड, यानी हमें जिस भी लैंड पे हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं उसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर्स यूज ना करें, अच्छे से उसकी मेंटेन रखें फर्टिलिटी को और अच्छे से कल्टीवेशन करें, अच्छे से हार्वेस्टिंग करें, तो हमारी ये ड्यूटी बनती है। तो ये चैप्टर बिल्कुल ईजी था, एक या दो बार वीडियो को देखोगे, एक बार चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे, पूरा का पूरा डेवलपमेंट का जो चैप्टर है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट रिवोल्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।